हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति कराऊंगा। यह संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम जो है मैं आप लोगों को 3 पार्टों में उपलब्ध कराऊंगा। यानी कि ये पहला आज पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 होगा, इसके बाद पार्ट 3 होगा। यानी कि तीनों पार्टों में नंबर सिस्टम के जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं सभी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है। जिन छात्रों ने इससे पिछले वाली जो वीडियो नहीं देखी है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे। आज जो क्लास 7 है यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो क्लास 7 है, आज मैं आप लोगों को इस क्लास 7 में नंबर सिस्टम का पहला पार्ट कराऊंगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं नंबर सिस्टम के पहले पार्ट पर और इसमें करते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यह है कि निम्न में परिमेय संख्या है, यानी कि निम्न में परिमेय संख्या है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमसे परिमेय संख्या पूछी है यानी कि रेशनल नंबर हमें पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या वो होती है यानी कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकते हैं वो सभी नंबर जो है परिमेय संख्याएं होते हैं। जबकि P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए यानी कि पूर्णांक होना चाहिए। साथ ही साथ Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम 0/1 लिखें तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर P 0 है, Q 0 तो नहीं है। अगर P 0 है तब तो कोई बात नहीं, Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर Q की वैल्यू पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये 0/1 क्या है? 0/1 0 है, जो 0 क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि अगर मैं इसको 1/0 कर दूं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर Q की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, जबकि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसलिए 1/0 जो है परिमेय संख्या नहीं होगी, 0/1 0 ये परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी सभी संख्याएं जो P/Q रूप में लिखी जा सकती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स पूर्णांक होने चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे सवाल क्या है? निम्न में परिमेय संख्या छांटनी है। अब हमें पता चल गया परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q रूप में लिखी जा सकती हो। तो देखिए अगर अंडर रूट में कोई संख्या है, तो अगर उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो वो अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि जब उसका अंडर रूट नहीं खत्म होगा तो वो P/Q रूप में नहीं लिखी जा सकती। जब P/Q रूप में नहीं लिखी जा सकती तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा √13 का पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए इसे P/Q रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। पाई क्या है? पाई हमेशा परिमेय संख्या नहीं होती है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। जबकि पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये पाई की एग्जिट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे सी वाले ऑप्शन को। देखिए जब ऊपर भी अंडर रूट हो, नीचे भी संख्या पर अंडर रूट हो, तो हम इसे पूरा लिख सकते हैं 24/8, यानी कि पूरी संख्या पर अंडर रूट लगा के इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 8 या 24 तो अंडर रूट 3 आ गया। अब अंडर रूट 3 को P/Q रूप में तो लिख नहीं सकते, मैं इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब डी वाला ऑप्शन देखते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या है? अंडर रूट 169। अब अंडर रूट 169 का पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और 13 को हम 13/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है √169 जो है वो परिमेय संख्या होगी। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? निम्न में अपरिमेय संख्या बताइए, यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अब यह मैंने बताया था, ऊपर अंडर रूट हो और नीचे अंडर रूट हो तो संख्या को आपस में काट सकते हैं। तो 2 चौक 8। ठीक है, तो हमने देखा √4 आ गया और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये P/Q रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, जबकि हमसे पूछा है
कि अपूर्णांक संख्या बताइए। ठीक है, इसी प्रकार ये 3 चौक 12 कट जाएगा यानी कि √4, फिर 2 आ जाएगा यानी कि ये भी पूर्ण संख्या है। फिर इसी प्रकार 5 चौक 20 कर सकते हैं, √4 यानी कि 2 आ जाएगा, ये भी पूर्ण संख्या है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 64 दूनी 128 यानी कि √2 आ गया। अब √2 को का पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए जो √2 होगी उसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए √128 बटे √64 ऑप्शन हमारा सही होगा। यही हमारी अपूर्णांक संख्या होगी। बाकी a, b, c ये तीनों क्या है? तीनों पूर्णांक संख्या है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या क्या? यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं और ऐसे नंबर जो केवल स्वयं से या फिर 1 से विभाजित होते हैं, तो ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसे सभी नंबर जो केवल अपने आप और 1 से ही विभाजित होते हैं और किसी संख्या से विभाजित नहीं होते, उन्हें प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और इनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है, एक वो स्वयं अपने आप होते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य नंबर कौन सी है? सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है यानी कि अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे हम चौथा, पांचवा और छठा सवाल। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, यानी कि सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, यानी कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या इससे पिछले वाले सवाल में बताई थी? 2, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई थी? 2, लेकिन 2 क्या है? एक सम संख्या है। तो देखिए इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, उसमें केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम होता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड होते हैं और विषम होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वो होगी हमारी 3। वो हमारी क्या होगी? 3, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन पांचवा। पांचवा क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी। अब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस बात को मैं बताऊं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी कि भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन हमसे पूछा गया है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर यानी कि विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? वो होगी हमारी 9। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे छठा सवाल। छठा सवाल क्या है? छठा सवाल है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हमसे पूछी है, यानी कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? हमें 10 दे रखा है। तो देखिए 50 से लेकर जो है 100 तक, 50 से लेकर 100 तक जो है वो प्राइम नंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं। यानी कि प्राइम नंबर जो 10 होते हैं वो 50 से 100 के बीच में होते हैं, यानी कि 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबरों की संख्या यानी कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, और ये जो 15 होते हैं, जो बी ऑप्शन में हमें 15 दे रखी है, तो 15 अभाज्य संख्याएं होती है हमारी 1 से लेकर 50 तक की गिनती में। 1 से लेकर 50 तक की गिनती में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 50 से 100 तक की गिनती में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमसे पूछी कितनी है? 1 से 100 तक की गिनती में। तो 1 से 100 तक टोटल कितनी हो गई? तो देखिए 1 से 50 तक 15 होती हैं, 50 से 100 तक 10 होती हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 25। इसका मतलब 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे हम 7वां, 8वां और 9वां सवाल। 7वां सवाल क्या है? 7वां सवाल है कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 1009।
यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 1009 होगी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी? यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी हमारी 9973। कितनी होगी? 9973। ये और क्वेश्चन में कभी कभी बड़ी भी पूछ लेंगे, जरूरी नहीं यहाँ पर छोटी दिया है तो छोटी पूछेंगे, कभी कभी बड़ी भी पूछ लेंगे। तो दोनों याद होनी चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। ये दोनों बिल्कुल रट लेना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या है कि 8वां क्वेश्चन 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब 5 अंकों की पूछी है तो 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10007 होगी। कितनी होगी? 10007, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही था, 1009 4 अंकों की और 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10007 होगी। और अगर सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 99,991, यानी कि 99,991 जो है वो 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी और 10007 जो है वो 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। यह बिल्कुल अच्छी तरह से ये रट लेना, ये वाली संख्या ये वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कभी कभी 3 अंकों की भी पूछ लेते हैं, वो भी याद रखनी चाहिए। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य में संख्या कौन सी होगी? मैं इधर लिख देता हूं, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? वो 101 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और सबसे बड़ी कितनी होगी? सबसे बड़ी होगी हमारी 997, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, सबसे बड़ी 997, कहने का मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी 1009, 4 अंकों की सबसे बड़ी 9,973, 5 अंकों की सबसे छोटी 10,007, 5 अंकों की सबसे बड़ी 99,991। इसको बिल्कुल रट लेना, ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक। अब देखते हैं नवा सवाल क्या है कि 140 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। तो हमसे देखिए ये कहा है कि 140 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याएं। तो एक बात सोचने की है, हम सभी जानते हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी विषम ही होती हैं, केवल एक अभाज्य संख्या को छोड़कर। कौन सी? वो है 2। केवल 2 ही सम संख्या होती है, यानी कि केवल 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है, बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम ही होती है। तो केवल 2 को छोड़ देंगे, बाकी अगर सबकी गुणा करेंगे यानी कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं की गुणा करेंगे, यानी कि सभी विषम संख्याओं की गुणा करेंगे, तो लास्ट में जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक हमेशा 5 होता है। उसमें इकाई का अंक हमेशा कैसा होगा? 5 होगा, क्योंकि सभी विषम संख्याओं की यहाँ पर गुणा हो रही है और विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक जो है हमेशा 5 ही आता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 5 आएगा, ठीक है। 0 तब आएगा, 0 कब आएगा? जब उसमें सम और विषम की संख्या की गुणा होगी, तब जो है 0 आएगा इकाई का अंक। केवल विषम संख्याओं की गुणा होती रहेगी तो हमेशा जो गुणनफल में इकाई का अंक 5 ही आएगा, ठीक। अब देखेंगे 10वां, 11वां और 12वां सवाल। सबसे पहले 10वां देखते हैं। 10वां क्या है कि 30 से 50 के बीच भाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि 30 से 50 के बीच हमको कंपोजिट नंबरों की संख्या बतानी है कितनी है, यानी कि भाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है कितनी होती है 30 से 50 के बीच। तो देखिए इसको थोड़ा सा लिख के क्लियर करेंगे। देखिए 30 से 50 के बीच कौन कौन सी भाज्य संख्या होती है? एक तो हमारी 32 हो गई, 32, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं होगी, 37 अभाज्य संख्या है। फिर 38, 39, 40, 41 भी अभाज्य संख्या है, 41 को नहीं लिखेंगे। फिर 42, फिर 43 भी अभाज्य संख्या है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 44, फिर 45, फिर 46, 47 भी अभाज्य संख्या है, नहीं लिखेंगे। 46 के बाद 48,
49, यानी कि 30 से 50 के बीच पूछी है तो हम 50 नहीं लिखेंगे, 49 तक लिखेंगे। ठीक है, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14, यानी कि 30 से 50 के बीच जो कंपोजिट नंबर होंगे यानी कि भाज्य संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी? वो 14 होंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है? निम्न में कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? निम्न में कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पूर्ण वर्ग संख्या हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। ऐसी संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है तो उन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहचानने की एक ट्रिक भी है। पूर्ण वर्ग संख्याएं जितनी भी होती हैं उनमें इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आता है। यानी कि ये अंक जो है पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई में, पूर्ण संख्याओं के इकाई अंक जो है 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होते हैं। तो जिस भी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो हमने ऑप्शन में देखा कि सी वाला ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 3 है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बाकी सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब देखेंगे 12वां सवाल। 12वां क्या है? कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? यानी कि कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है? तो सिंपल है, भाज्य संख्या छांट लो, बाकी जो बचेंगी वो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो भाज्य संख्या इसमें हमें पहली वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हम इसमें 3 से डिवाइड कर दें, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 3 तिया 9, यहाँ कितना बचा? 1, फिर यहाँ हो गए कितने? 3 तिया 9, फिर 1 नहीं, 3 से तो नहीं जाएगा ये किससे चला जाएगा? ये अगर हम इसको 9 से 11 से चला जाएगा। देखिए 11 निम्न 99, 1 बचा, फिर 11 एकम 11, यानी कि ये पूरी संख्या हम तो सोच रहे थे कि 3 से कट जाएगी क्योंकि हमें कटने वाली संख्या लग रही थी और ये हमें याद भी था कि 1001 जो है वो अभाज्य संख्या जो है नहीं होती है। तो तभी मैंने इसको काटने की कोशिश की, 3 से नहीं कटी लेकिन 11 से कट रही है। 11 निम्न 99, 11 एकम 11। जब ये संख्या 3 से खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी दूसरी से कट रही है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ये 1001 अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ये अभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखेंगे 13वां, 14वां और 15वां सवाल। 13वां सवाल क्या है? 13वां सवाल है कि निम्न में कौन भाज्य संख्या नहीं है? यानी कि हमसे ये पूछा कि कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है। तो हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन सी है। जो अभाज्य संख्या होगी वही आंसर होगा। तो हमसे बाकी संख्या जो है हमें भाज्य संख्या दे रखी है, यानी कि 3 इसमें भाज्य संख्या दी होंगी और 1 अभाज्य दी होगी। तो हमें वही 1 अभाज्य ढूंढनी है। बाकी 3 इसमें भाज्य संख्या दे रखी है और चौथी हमें कौन सी भाज्य संख्या नहीं है ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। देखिए ये संख्या जो है ये 19 से कट जाएगी, 19 सत्ते 33, और जब ये 19 से कट जा रही है यानी कि 1 के अलावा और किसी संख्या से कट रही है तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यानी कि ये भाज्य संख्या है, जबकि हमसे पूछा भाज्य संख्या नहीं है वो निकालो, तो ये तो भाज्य संख्या है क्योंकि 19 से कट रही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये 13 से कट रहा है, 13 चौक 52, 13 एकम 13, तो ये भी भाज्य संख्या है, ये भी है। ये कितने से कट जाएगा? ये 17 से कट जाएगा, यानी कि ये कितने से कट रहा था? ये 19 से कट रहा था, ये 13 से कट रहा है, ये 17 से कट रही है। 17 चौक 68, 15 बचे, 17 निम्न 153, यानी कि ये 17 से कट रही है। यानी कि तीनों संख्याएं जो है 1 के अलावा अन्य दूसरे नंबरों से भी कट रही है। इसके मतलब ये तीनों संख्या भाज्य संख्या है। बचा चौथा ऑप्शन, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो भाज्य संख्या नहीं होगा। तो सीधे सीधे चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 14वां सवाल। 14वां क्या है कि निम्न में कौन सी संख्या
24 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि जितने भी नंबर दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 से पूरा पूरा विभाजित है। ठीक है, तो देखिए 24 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है। 24 से विभाजित होने के लिए हमें 8 तिया 24 यानी कि 3 अट्ठे 24, यानी कि ऐसी संख्या जो 3 से और 8 से दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 24 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 3 से हम ये सारी संख्या चेक कर लेंगे कि ये सभी संख्याएं में कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से और 8 से विभाजित नहीं हो रही है या हो रही है, क्योंकि हमसे पूछा 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसी इसमें से कौन सी संख्या 3 और 8 दोनों से विभाजित हो रही है, वही संख्या 24 से भी विभाजित होगी। देखिए ये नियम ऐसा है कि अगर 3 और 8 अगर बीच में को प्राइम नंबर भी होना चाहिए, यानी कि सहभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। अगर हम इस 24 के ऐसे फैक्टर करें जो फैक्टर आपस में को प्राइम नंबर भी हो, यानी कि सहभाज्य संख्या हो, तब उन्हीं संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम यहाँ पर 12 गुणा 2 कर देंगे तो 12 गुणा 2 जो है क्या है, 12 गुणा 2 को प्राइम नंबर नहीं है आपस में, तो इनसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। हमें ऐसे दो फैक्टर करने होंगे जो आपस में को प्राइम नंबर भी होने चाहिए। ठीक है, यानी कि सहभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो उन्हीं नंबरों से अगर डिवाइड कोई नंबर होगा तो इनके गुणनफल से भी यानी कि 24 से भी वो नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3 से भी चेक करना है और 8 से भी चेक करना है। तो सबसे पहले 8 से चेक कर लेते हैं। 8 का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के शुरू के 3 अंक यानी कि जो अंत के जो 3 अंक होते हैं ये वाले, ये अगर 8 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देखते हैं 8 नीम 72, 8 तिया 24, ये 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है। अब 3 का नियम क्या है, 3 का नियम ये है कि इस संख्या में जितने भी नंबर हैं सभी का योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो योग कर लेंगे, 4 4 8, 7 15, 4 19 और 1 20। 20 आ रहा है, 20 जो है 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 8 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब ये 24 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। 8 से ये तो लास्ट के जो 3 अंक हैं ये तो 8 से विभाजित हो रहे हैं, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। अब 3 से चेक कर लेते हैं इन सभी अंकों का योग, 6 5 11 8 19 2 21 8 29 योग आ रहा है। 29 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ना ये 24 से विभाजित होगी ना ये। अब सी वाला चेक कर लेते हैं। 8 से सबसे पहले ये 3 अंक चेक कर लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 से तो विभाजित हो रही है। 3 से देख लेते हैं, 6 7 13, 3 16, 9 25, 4 29, इनके भी अंकों का योग 29 आ रहा है, 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब ये भी 24 से विभाजित नहीं होगी। अब जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन तो हमारा सही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 8 से चेक कर लेते हैं। देखो 8 6 48, 48 और कितने बचे, 4 बचे, फिर 8 से तो विभाजित हो रहे हैं 3। अब 3 से देख लेते हैं, 8 2 10, 5 15, 7 15 7 22 और 5 27, यानी कि अंकों का योग 27 आ रहा है जो 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या 3 और 8 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब 3 8 24, ये 24 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 15 सवाल क्या है कि 256 के वर्गमूल तथा 16 यानी कि 256 का वर्गमूल तथा 16 का वर्गमूल के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा। तो 256 का वर्गमूल क्या होगा, 16 होगा, तथा 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, के गुणनफल यानी कि इन दोनों की गुणा फिर का वर्गमूल फिर इनका वर्गमूल कर दो तो कितना आ जाएगा, 16 का 4 आ गया, 4 का 2 आ गया, 4 दूनी 8 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है अधिकतर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के मतलब के सवाल हैं, और कुछ सवाल तो इससे पिछली वाली जो परीक्षाएं हुई थी उनमें आए हुए सवाल मैंने रखे हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेना। इसी टाइप के इसी लेवल के सवाल आने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम 16वां और 17वां सवाल, यानी कि 16वां और 17वां। ठीक, तो पहले देखते हैं हम 16वां सवाल। 16वां सवाल क्या है, 16वां सवाल है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं में क्या अंतर है। यानी कि हमसे क्या पूछा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर होता है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 9 लिख दीजिए। 1 9 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 99,999, ठीक है। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99,999, ठीक। अब लिखेंगे हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी, सॉरी 5 अंकों की सबसे छोटी, क्योंकि 5 अंकों की पूछी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, ठीक है। अब लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वो कैसे लिखेंगे? 1 लिख दें, फिर 4 0 लगा दें, ठीक है। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। अब इसमें अंतर कर देंगे, यानी इसको माइनस कर देंगे। तो ये 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 और 9 में से 1 गया 8, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के में जो अंतर आ गया, वो कितना आ गया? 89,999, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा 89,999 आया है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब देखते हैं हम 17वां सवाल। 17वां सवाल क्या है? यदि 5 अंकों की संख्या कौन से? ये हमको 5 अंकों की संख्या दे रखी है 2 4 7 P8। देखिए यहाँ पर P दे रखा है, P का मान निकलवाएंगे शायद। ये 2 4 7 P8 जो है, यानी कि ये 5 अंकों की संख्या है, 44 से विभाज्य है। तो P का मान बताइए। यानी कि यहाँ पर अंक को हटा के P रख दिया है और P की वैल्यू हमसे पूछी है, जबकि ये 5 अंकों की संख्या 44 से पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 4 7 P और 8, यानी कि इस संख्या को हमने लिख लिया, ठीक है। यानी कि जो 5 अंकों की संख्या हमको दे रखी है उसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये 5 अंकों की संख्या किससे विभाजित हो रही है? 44 से पूरी विभाजित होती है, ऐसा सवाल में दिया है, ठीक है। तो देखिए कोई भी संख्या अगर 44 से विभाजित हो रही है, कितने से विभाजित हो रही है? 44 से विभाजित हो रही है। तो हम 44 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे, जो आपस में को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से हो गए? 11 गुणा 4, यानी 11 और 4, 44 के ऐसे 2 फैक्टर हैं जो आपस में को प्राइम नंबर है, यानी कि सहअभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस संख्या को 11 और 4 से चेक करें, यानी कि यह संख्या जो है अगर 11 और 4 से पूरी विभाजित हो जाती है तो ये 44 से भी पूरी विभाजित होगी। लेकिन चूंकि इन्होंने दिया है कि 44 से पूरी विभाजित है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 44 से अगर पूरी विभाजित है तो ये 11 और 4 से भी पूरी विभाजित होगी, ठीक है। तो हम इसी की सहायता से इस P की वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले 4 से चेक कर लेते हैं कि ये P का मान यहाँ पर क्या हो सकता है। यानी कि 4 से चेक करेंगे कि ये पूरी विभाजित है तो यहाँ पर P का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब 4 से चेक कैसे करेंगे, यानी कि 4 से विभाजित होने का क्या नियम है? 4 से विभाजित होने का नियम ये है कि कोई भी संख्या के जो अंतिम अंक 2 अंक, यानी कि अंतिम 2 अंक ये वाले जो अंक है, ये अगर 4 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये 4 से चेक करेंगे, यानी कि 4 से पूरी विभाजित करके देखेंगे कि P की जगह ऐसे कौन सा मान इन चारों ऑप्शनों में P का ऐसा कौन सा मान आ सकता है जिसको रखने पर यह संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। तो सबसे पहले P की जगह मैं 1 रख के देखता हूँ। तो जब मैंने P की जगह 1 रखा तो ये 18 हो गए। तो क्या 4 से विभाजित होगा? ये 4 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब P की जगह मैंने 2 को रख के देखा। जब मैंने 2 को रखा तो 28 हो गया, यानी कि इस संख्या के अंतिम अंक 28 हो गए। ये 4 से विभाजित हो रहा है, ये 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 सत्ते 28। इसका मतलब P का मान 2 हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी और भी ऑप्शन बाकी हैं। तो P का मान जो है 2 हो सकता है, ठीक है। अब जो देखेंगे C वाले कि C की वैल्यू, यानी कि C का मान 3, तो P का मान अगर 3 रखा तो 38 हो गया। लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं है,
नहीं है, इसका मतलब जो है ऑप्शन 3 भी गलत है। अब डी वाली वैल्यू देख लेते हैं। डी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 4 को जब रखेंगे तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, जो कि 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कि 4 बारम 48 हो जाते हैं, यानी कि 4 से पूरा विभाजित 48 हो जाता है। तो इसका मतलब डी का मान भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर पी की वैल्यू या तो 2 होगी या 4 होगी। अब ऑप्शन जो 2 और 4 है, यानी कि 2 और 4 में कौन सी संख्या एक्यूरेट मान होगा पी का, तो इसका पता हम कैसे करेंगे। इसके पता करने के लिए हम 11 संख्या 11 का सहारा लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह संख्या जो है वो 11 से भी पूरी विभाजित हो रही है, ठीक है, जैसा सवाल में दिया है, ठीक है। अब 11 से विभाजित होने का क्या नियम है, 11 से विभाजित होने का यह नियम है कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 होगा या 11 का मल्टीपल संख्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थान कौन कौन से, 8, 7, 2 और सम स्थान कौन से, P और 4, इनके योग का अंतर 0 या 11 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इनके योग कर लेते हैं और उनके अंतर को 0 या 11 के बराबर रखते हुए चलेंगे, उससे हमें P की जो है एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो देखिए 2, 7, 8, यानी कि 2 + 7 8। सबसे पहले मैंने विषम स्थानों के अंकों का योग कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अंतर किसका, सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि P और 4 का, यानी कि 4 + P। अब इन दोनों विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल कोई संख्या होना चाहिए। तो हम 11 रखते हुए चलेंगे, ठीक। तो देखिए 7, 2, 9, 8 कितना हो गया, 17 - 4, ये बाहर ब्रैकेट खोलेंगे तो -P हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 0 या 11, ठीक। अब 17 में से 4 गए, 13 - P बराबर G। अब देखिए यहाँ पर 13 आ गया, यहाँ पर 13 आ गया। अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट का नंबर आता, तो मैं क्या करता, 0 ही लेता, लेकिन चूंकि डबल डिजिट का नंबर आ रहा है, सिंगल डिजिट से ऊपर का नंबर आ रहा है, तो मैं यहाँ 0 ना लेकर सीधे 11 लेकर चलूंगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ गया, 13 - P, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा, 11। इसको उठा के इधर लाएंगे, -13, ये -P बचे, ठीक है। तो कितना आ गया, -P बराबर 11 में से 13 में से 11 आ गया, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो P बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यानी कि P के जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, कि ये डी वाला जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एक्यूरेट वैल्यू पता चली है कितनी, P की वैल्यू 2 आएगी, यानी यहाँ पर 2 रखने पर ये संख्या जो है 44 से पूरी विभाजित हो रही है, तो P की वैल्यू कितनी होगी, P की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब देखते हैं 18वां और 19वां सवाल। 18वां सवाल क्या है, 18वां सवाल है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 ही अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग पूछा है हमसे, ठीक है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, वो होगी हमारी 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 997। इनका योग पूछा है तो योग कर दीजिए, तो 7 और 1 8 हो गया, 9 का 9, 9 और 1 10, यानी कि 1098 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। अब देखते हैं 19वां सवाल। 19वां सवाल क्या है कि 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। यानी कि 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हमें 16 से विभाजित करना है, तब शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे। वो निकालना बिल्कुल आसान है, क्योंकि 13 का पहाड़ा जिसको याद होगा वो आराम से निकाल लेगा। कैसे, देखिए
13 अट्ठे 104 होता है, 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91 होता है। यानी कि 13 की 7 बार गुणा करेंगे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी विभाजित होने वाली 13 से। ठीक है, अब 91 के बाद सीधे 104 बैठती है, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 104 ही होगी जो 13 से विभाजित होगी, क्योंकि 13 अट्ठे 104। ठीक है, तो अब ये 104 में 16 का डिवाइड कर लेंगे। 16 कितना आ गया, 16 एकम 16 छेक 96, 16 छेक 96, 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया 8, यानी कि शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरीके से 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 104 होगी, क्योंकि 13 अट्ठे 104, और 104 में जब 16 का डिवाइड करेंगे तो 16 छेक 96, और 104 में से 96 घटाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल हमारा 8 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 20वां और 21वां सवाल। 20वां सवाल क्या है, 20वां सवाल है कि 65 61 का वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या को उसके वर्गमूल से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या होगी। यानी कि 65 61 का अगर वर्गमूल करते हैं तो उसका वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या को उसके वर्गमूल से विभाजित कर लें। यानी कि 65 61 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो फिर उस संख्या को वर्गमूल से ही उसको विभाजित करने पर प्राप्त संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम 65 61 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए, वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे 65 61 है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। कैसे कि देखिए, सबसे पहले जो इकाई का अंक होता है, ये जैसे 1 का वर्ग, बिल्कुल पहला अंक जो है, इस संख्या का जो पहला अंक यानी कि इकाई का अंक जो है उसका वर्ग करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 1 का वर्ग करने पर 1 प्राप्त होगा। ये लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो इस संख्या का अंतिम दो अंक इनको भूल जाएंगे, अंतिम 2 अंक को भूल जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, 65। अब ये जो 65 बचा है, इससे ठीक पहले कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग आएगी उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इससे ठीक पहले 65 से ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 64 होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 65 से ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 64 होगी। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। तो यहीं पर इसके बाद यहाँ 1 के बाद यहाँ पर इससे ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी यानी कि 64 होगी। 64 का वर्गमूल रख देंगे, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। बस 81 इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो इस तरीके से, इस शॉर्ट ट्रिक से किसी भी संख्या का जो है वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इस संख्या का 65 61 का क्या आ गया, वर्गमूल 81 आ गया। ठीक है, जब 65 61 का वर्गमूल कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 81 आ गया। अब वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या कितनी हो गई, 81 हो गई, को उसके वर्गमूल से विभाजित करें। अब 81 को उसके वर्गमूल से विभाजित करें तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 से विभाजित करेंगे, 9 81 9 ही आ जाएगा। यानी कि 81 के वर्गमूल से डिवाइड करेंगे, 81 का वर्गमूल 9 आएगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 81 9 बार जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। 65 61 का जो वर्गमूल आएगा, फिर जो भी संख्या वर्गमूल करके प्राप्त होगी 81, फिर 81 का भी वर्गमूल निकालेंगे। तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9। तो 9 से ही डिवाइड करके, क्योंकि वर्गमूल से डिवाइड करना है, इसका मतलब 9 से डिवाइड करेंगे। जब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 81 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे 21वां सवाल। 21वां क्या है, 1200 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या मिले। यानी कि 1200 एक ऐसी संख्या है जो अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन किस संख्या से छोटी किस संख्या से गुणा करें जो इसका जो गुणनफल है वो परफेक्ट स्क्वायर हो यानी कि पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, हम 1200 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1200 के अभाज्य यानी गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए, 2 से काटेंगे तो 2 6 12 ये हो गया। फिर 2 से काट दो, 2 3 6 300 बार चला गया। फिर 2 से काटो 150 आ गया। फिर 2 से काटो 75 आ गया। फिर 3 से काटो 3 दूनी 6 3 25 आ गया। फिर 5 से काटो 5 पंजे 25। ठीक है,
तो फिर 5 से काटो, यानी कि कितने नंबर प्राप्त हुए। अब इन नंबरों के जोड़े बना लो, तो 1 2 का भी जोड़ा बन रहा है, इस 2 का भी जोड़ा बन रहा है, और ये 5 पंजे यानी कि 5 का भी जोड़ा बन रहा है। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा केवल ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो उसका पेयर बनाने के लिए जितनी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसको और अच्छी तरीके से मैं समझा देता हूँ। जैसे संख्याएं, इसके प्राइम फैक्टर करने पर क्या क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके बाद गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर, 1200 के प्राइम फैक्टर। अब इसमें देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पेयर बनाना पड़ेगा। इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, केवल 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका पेयर बनाने के लिए जितनी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी, उतनी ही संख्या से 1200 में गुणा करने पर ये 1200 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसका पेयर बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से ही गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 3 से ही इस 1200 में गुणा करेंगे तो वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, अब देखते हैं हम 22वां, 23वां और 24वां सवाल। ठीक, जैसे 22वां सवाल है, 22वां सवाल क्या है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, यानी कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होती हैं। यानी कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में क्या संबंध होता है, वो आपस में कैसी होती है। जैसे अगर हम गिनती लिखते हैं, जैसे 13 14 15 16, ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इनमें किन्हीं 2 में, यानी कि 2 में किन्हीं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में क्या रिलेशन होता है, ये आपस में कैसी होती है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसको हमेशा याद रखेंगे कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो उनमें किन्हीं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमेशा आपस में को प्राइम नंबर होती हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे 13 और 14 ये आपस में को प्राइम नंबर है, 14 और 15 ये भी आपस में को प्राइम नंबर है, 15 और 16 ये भी आपस में को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब ये को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या होती क्या है, यानी कि इनको किन्हें कहते हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए सहअभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसी 2 संख्याओं के जोड़े होते हैं जिनका एचसीएफ यानी कि जिनका एचसीएफ केवल 1 होता है, जिनका मासा केवल 1 होता है। यह ऐसी 2 संख्याओं के जोड़े आपस में को प्राइम नंबर होते हैं। ऐसी 2 संख्याएं आपस में को प्राइम या सहअभाज्य होती हैं जो केवल 1 से, यानी कि ऐसे जो दोनों संख्याएं केवल 1 से ही विभाजित होती हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो उन दोनों को काट सके, यानी कि कोई एक नंबर ऐसा कोई नहीं होता जो दोनों को काटे, केवल एक ही ऐसा नंबर होता है जो दोनों को काटेगा। तो ऐसे 2 नंबर जिन्हें केवल एक ही काटेगा, तो ऐसे 2 नंबर आपस में को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्याएं होते हैं। ठीक है, तो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव क्या होती हैं, को प्राइम नंबर होती हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्या होती है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे 23वां सवाल, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए को प्राइम नंबर का जोड़ा हमसे पूछा, यानी कि युग्म पूछा, यानी कि 2 ऐसी संख्या हमें छांटनी है जो आपस में को प्राइम है, सहअभाज्य है। तो कैसे छाटेंगे, तो पहला ऑप्शन क्या है, 15 312। तो 15 3 से डिवाइड, देखिए 15 3 से डिवाइड हो जाएगा और 312 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 15 और 312 जो है दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं। जबकि को प्राइम नंबर की शर्त क्या है कि दोनों नंबर केवल 1 से डिवाइड होने चाहिए, 1 के अलावा दोनों नंबर किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर एक ही संख्या 3 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाने चाहिए, यानी कि एक ही संख्या 3 से जब दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो ये आपस में को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं 143 169, तो ये कितने से डिवाइड होगा, 169 13 से डिवाइड हो जाएगा,
और 13 से ही 143 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 13 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब जो है ये भी कोप्राइम नंबर नहीं है। तो ये भी कोप्राइम नंबर नहीं है और ये भी कोप्राइम नंबर नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये भी 17 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 17 से, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, इसका मतलब ये भी कोप्राइम नंबर नहीं है। अब देखते हैं डी वाला देखिए, इसको जब डिवाइड करें ये 13 से डिवाइड हो जाता है। ये कितने से डिवाइड हो जाता है? 13, 13 सत्ते 91। लेकिन ये 13 से डिवाइड नहीं होता है, ये वाला नंबर, ये वाला 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल एक ही नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब एक ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों को नंबर को डिवाइड करेगी, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को साथ साथ डिवाइड कर सके। तो ऐसी संख्या केवल एक ही हो जो दोनों नंबरों को साथ साथ डिवाइड कर सके, इसके अलावा कोई ऐसी दूसरी संख्या ना हो जो इन दोनों नंबरों को साथ साथ डिवाइड कर सके, तो ऐसे नंबर आपस में कोप्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम 24वां सवाल। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 91 141 आपस में कोप्राइम नंबर है, यानी कि सहअभाज्य युग्म है। ठीक, अब क्वेश्चन 24वां क्या है? 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या पूछी है। 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर पूछे हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो स्वयं से कटे या एक से कटे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, पहला वाला यहाँ 13 है या 15 है, तो 13 तो स्वयं से कटेगा एक से, लेकिन 15 नहीं कटेगा, 15 3 से भी कट रहा है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। बी वाला 18 19 तो सही है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 18 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का ऑप्शन नहीं है। सी वाला देखिए 16 17, 16 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। 11 और 13 यानी कि 10 और 20 के बीच प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 11 और 13, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 25वां और 26वां सवाल। 25वां सवाल क्या है? 25वां सवाल है कि किसी संख्या को 624 से विभाजित करने पर शेष 53 आता है, यानी कि कोई संख्या है जिसको जब हम 624 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 53 शेष आएगा। ठीक है, तो उसी संख्या को 48 से विभाजित करने पर शेष कितना होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो करते हुए ऐसे सवाल सेकंडों में हल हो जाएंगे। ठीक है, और इस टाइप के सवाल किस तरीके से आते हैं इसको दिमाग में हमेशा रखना होगा। ठीक है, कि इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं कि किसी संख्या को 624 से भाग करने पर 53 आता है, तो उसी संख्या को 48 से भाग करने पर क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए जिससे हमें भाग करना होता है, ऐसे 48 से भाग करना है, तो जो शेष बचता है, यानी कि जो पहली 624 से भाग करने पर जो शेष बच रहा है, उसी शेष में इस 48 से भाग कर देंगे, उसी शेष में इस 48 से भाग कर देंगे, और जो भी शेष आएगा वही आंसर होगा। तो 48 कम 48, 13 में से हट गया 5, तो यानी कि शेष कितना आ गया? 5 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 26वां सवाल। 26वां सवाल क्या है? किसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष 11 आता है, यानी कि 13 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है? 11। तो उसी संख्या के 52 गुने को 13 से विभाजित करने पर शेष कितना होगा? ठीक है, तो कोई संख्या है जिसे 13 से विभाजित करने पर शेष 11 आता है, तो उसी संख्या के 52 गुने को 13 से विभाजित करने पर शेष पूछा है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसको इस तरीके से हल करेंगे जैसे दे रखा है 13 से कोई संख्या n ले लेते हैं, कोई संख्या n है। ठीक है, इसको 13 से जब विभाजित कर रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अब उसी संख्या के 52 गुने, यानी कि n का 52 गुना कितना होगा? n गुना 52। अब ये उसी संख्या का 52 गुना कितना हो गया? n गुना 52 हो गया। अब 52 गुने को 13 से, अब इसको 13 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो पूरा कट जाता है, 13 चौक 52। जब पूरा कट जाएगा तो शेष कितना आ जाएगा?
जब कोई संख्या पूरी पूरी कटती है तो शेष कितना आता है, 0 आता है। तो हमने देखा जो संख्या n थी इसका 52 गुना कर लिया, 52n आ गया, इसे 13 से डिवाइड किया तो 13 चौक 52 पूरा पूरा कट गया। जब कोई संख्या पूरी पूरी कटेगी तो शेष कितना आ जाएगा, शेष 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे हम 27 और 28वां सवाल। 27वां सवाल क्या है, 27वां सवाल है कि किन्हीं दो संख्याओं को 9 से भाग देने पर शेषफल 8 और 9 आता है। यानी कोई दो संख्याएं हैं जिन्हें हम 9 से अगर भाग दे देते हैं तो भाग देने पर शेषफल 8 और 9 आता है। तो उन संख्याओं के योग को 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल है, यानी कि कोई हमारे पास दो संख्या है, जैसे हमारे पास दो संख्या है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इन दोनों को हमने 9 से डिवाइड किया, इसको भी 9 से डिवाइड किया और इसको भी 9 से डिवाइड किया। देखिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, इस टाइप के सवाल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको ढंग से समझ लीजिए। ठीक है, क्या है कि पहली संख्या हो गई, दूसरी हो गई, पहली को भी 9 से डिवाइड किया, दूसरे को भी 9 से डिवाइड किया, तब हमें शेष कितना कितना प्राप्त हुआ, तब हमें शेष प्राप्त हुआ 8 और 9, यानी कि हमें जो शेष मिला 8 और 9 ये हमको शेष मिल गए। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है कि इन संख्याओं के योग को, अब क्या किया, इनका योग कर लिया, कि इनका फर्स्ट और सेकंड इन दोनों संख्याओं का योग कर लिया। अब दोनों के योग को हमने 9 से डिवाइड किया, पहले हमने अलग अलग डिवाइड किया, अब हमने दोनों के योग को 9 से डिवाइड किया। तो हमसे पूछा है कि अगर दोनों के योग को 9 से डिवाइड कर दें, तब हमारा शेष क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसको बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि जो क्रिया है, यानी कि जो क्रिया हमारी इन दोनों के साथ हुई है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़कर हुई है, तो वही क्रिया जो है ये इन शेष के साथ करेंगे। अगर यहाँ पर दोनों के बीच गुणा होगी तो इनके शेषों में गुणा करेंगे, इन दोनों के बीच घटाव होगा तो यहाँ भी घटाव करेंगे, इनके बीच जोड़ है तो इन दोनों के बीच भी जोड़ करेंगे, और उसी संख्या से डिवाइड देने को कहा है तो उसी संख्या से डिवाइड देके जो भी शेष आएगा वही आंसर होगा। यानी कि जैसी क्रिया यहाँ पर होगी वही क्रिया शेष के साथ करेंगे, जैसी क्रिया नंबर के साथ होगी वैसी क्रिया जो है उसके शेषों के साथ करेंगे। जैसे हमसे ये पूछा है कि दोनों संख्याओं के योग को 9 से डिवाइड करने पे शेष पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के जो अलग अलग डिवाइड करने पे जो शेष आए हैं उनके योग में उनका योग करके 9 से डिवाइड कर देंगे, तो जो शेष आएगा वही आंसर होगा। ठीक, तो 9 8 कितने हो गए, 17 हो गए, 17/9, 9 एकम 9, तो कितना शेष बच गया, शेष हमारा आ गया 9 एकम 9, यानी कि 8 शेष हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देख लेते हैं 28वां सवाल। 28वां सवाल क्या है, 28वां सवाल है कि दो अलग अलग संख्याओं को 12 से भाग करने पर शेषफल 3 और 11 आता है। यानी कि दो अलग अलग संख्या हैं जिन्हें हम 12 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना कितना आ रहा है, 3 आ रहा है और 11 आ रहा है। ठीक है, तो उन संख्याओं के गुणनफल को 12 से भाग करने पर शेष कितना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल है जो सवाल 27 था, यानी कि जिस कॉन्सेप्ट पर सवाल 27 था उसी कॉन्सेप्ट पर यह सवाल 28वां भी है। बस अंतर इतना है, यहाँ दोनों को जोड़ दिखाया गया है कि दोनों की संख्याओं के जोड़ को 9 से डिवाइड करना है, उसी संख्या से डिवाइड करना है। यहाँ हमसे कहा है कि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को उसी संख्या से डिवाइड करना है जिस संख्या से दोनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड किया था। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट का ये यहाँ पर हमने पालन किया था उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर भी पालन करेंगे। बस यहाँ पर जोड़ किया था, यहाँ पर शेषों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ शेष कितना आ रहा है, 3 और 11 आ रहा है, तो 3 गुणा 11। मैंने क्या बताया था कि नंबर के जो क्रिया यहाँ पर की जाएगी, यानी कि जो क्रिया यहाँ पर करेंगे वही क्रिया शेष में भी करेंगे। अगर यहाँ पर जोड़ करेंगे तो यहाँ शेष में भी जोड़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर शेष में दोनों संख्याओं के गुणनफल में पूछी हमसे, दोनों में गुणनफल, यानी कि यहाँ पर दोनों संख्याओं की गुणा
हमसे कही जा रही है, तो हम क्या करेंगे, शेषफल में भी गुणा की क्रिया करेंगे और उसी संख्या से गुणा करके डिवाइड करेंगे। यानी कि दोनों शेषों में गुणा करके उसी संख्या से डिवाइड करेंगे, जो शेष आएगा वही आंसर होगा। तो शेष कितने थे, 3 11, 3 11 की गुणा कर दिए और डिवाइड कितने से करना है, 12 से। तो 12 से कर दिया डिवाइड, ठीक है। तो कितना गया, 11 33/12 डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितने बचे, 6 और 3 9, यानी कि 9 शेष आ गया। कितना शेष आ गया, 9 शेष आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे 29 और 30वां, यानी कि इस वीडियो के इस क्लास के लास्ट सवाल 29वां और 30वां, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे 29वां सवाल। 29वां सवाल क्या है कि किसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल 6 आता है। यानी कि किसी संख्या को 16 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना है, 6 आ रहा है। तो उसी संख्या के वर्ग को 16 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। यानी कि किसी संख्या को जब हम 16 से भाग करते हैं तो शेष कितना आ रहा है, तो शेष हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसी संख्या का स्क्वायर कर दें तब शेषफल क्या आएगा। तो मैंने बताया था कि जैसी क्रिया इस नंबर में होगी वैसी क्रिया जो है उस शेषफल में भी होगी। जब हम संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तब जो है शेषफल का भी स्क्वायर करेंगे। यानी कि संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो शेषफल का भी स्क्वायर करेंगे, संख्या का जोड़ करेंगे, दो संख्याएं दे रखी होंगी उनका जोड़ करेंगे तो उनके जो शेषफल होंगे उनका जोड़ करेंगे। अगर दो संख्या दे रखी है उनका गुणनफल करेंगे तो उनके शेषफलों का गुणनफल करेंगे। और अगर कोई संख्या दे रखी होगी उसका स्क्वायर करेंगे तो जो उनका शेष दिया होगा उसका स्क्वायर करके जो नंबर दिया होगा यानी कि वही संख्या से उसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, ठीक। तो हमसे यही कहा है कि 16 से भाग करने पर शेषफल 6 आता है, तो संख्या का वर्ग करने पर 16 से ही डिवाइड करने पर शेष कितना होगा। तो शेषफल कितना आ गया, जब संख्या का वर्ग का है तो हम शेषफल का भी वर्ग करेंगे। तो शेषफल कितना, 6 का वर्ग का मतलब 6 गुणा 6 और कितने से डिवाइड करना है, 16 से ही डिवाइड करना है। 16 से डिवाइड कर देंगे तो 6 6 36 बटे 16, 16 दूनी 32। तो शेष कितना हो गया, 16 दूनी 32, 36 में से 32 गया, शेष हमारा 4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी आ गया, ठीक। अब देखते हैं 30वां सवाल, यानी कि इस वीडियो का लास्ट सवाल। 30वां सवाल क्या है, 30वां सवाल है कि 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64, ठीक है। तो इनका हमें क्या करना है, इसका हमें किस संख्या से विभाजित है, यानी कि ये पूरी संख्या जो है किस संख्या से विभाज्य है यानी कि विभाजित है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे कि इसमें से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। अगर 4 की पावर 61 में को पूरी संख्या से कॉमन ले लेंगे तो आराम से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमने 4 की पावर 61 को इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा है, यहाँ पर केवल बचा 4 की पावर, अगर मैंने 61 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर तो केवल पूरी कट गई तो यहाँ पर तो 1 बचा, प्लस फिर 62 में से 61 गई, 1 पावर बची 4 की यानी कि 4 की पावर 1 का मतलब 4, प्लस फिर 4 की 63 में 61 चला गया, कितने बचा 2 यानी कि 4 की पावर 2, प्लस 64 में 61 गया, 4 की पावर 3 बची। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 की पावर 61 गुणा यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 और 1 5 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि 4 की पावर 61 गुणा 16 5 21 और 64 कितने हो गए, 64 21 हो गए, 5 6 85 यानी कि 85 हो गए। यानी कि 4 की पावर 61 गुणा 85 हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे पूरा इसे डिवाइड कर देगी। तो देखिए 85, यहाँ ऑप्शन में हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो इस 85 को डिवाइड करे, जो इस 85 को डिवाइड कर देगी तो वो पूरी संख्या को भी डिवाइड करेगी, ठीक। तो हमने देखा ना तो 12 है जो 85 को डिवाइड करेगा, ना 3 है और ना 9 है, केवल 17 ही है ऐसी संख्या है जो 85 को डिवाइड करेगी, इसलिए बी हमारा ऑप्शन सही होगा। तो 17 से ही एक ऐसी संख्या है जो इसको डिवाइड करेगी, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो ये जो तीसरा सवाल है
ये परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है और इसी टाइप के सवाल जो है नंबर सिस्टम के इसी टाइप के सवाल जो है वो कांस्टेबल स्तर की परीक्षा में अधिकतर आते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर लेना और जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के कुछ और जो है अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही फायदा होगा। ठीक, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा आप लोगों से नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर, यानी कि नंबर सिस्टम के अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।